हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का संपूर्ण सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की जो 5वीं यूनिट है, उस 5वीं यूनिट का संपूर्ण टॉपिकों का एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की जो 5वीं यूनिट है वो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति से संबंधित है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे ये 5वीं यूनिट बेस्ड है। यहां से हर बार यूजीसी नेट जेआरएफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है ये यूनिट। वो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ में देखा जाए तो वहां पे भी या इस 5वीं यूनिट से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जो अलग अलग स्टेट में जो सेट एग्जाम होते हैं वहां पर भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पे भी इस 5वीं यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अलग अलग संदर्भों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इस 5वीं यूनिट की महत्वता को देखते हुए हम इस वीडियो के अंतर्गत 5वीं यूनिट के संपूर्ण सिलेबस का एक साथ इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे टॉपिक वाइज। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लेंगे अंत तक तो आप वास्तव में ये पाएंगे कि इस 5वीं यूनिट से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 5 क्वेश्चनों के 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो के तहत टॉपिक वाइज एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक, बड़े ही सरल भाषा में, इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जब आप अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 5 अंक ये इस यूनिट से पक्के हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो ये 5वीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं आगे इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले वो समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ये निश्चित हो जाए कि किस तरह से जो ये आगे वीडियो रहने वाली है वो किस तरह से रहने वाली है, किन किन टॉपिकों के अंतर्गत वो कवर करने वाली है ये वीडियो। तो उनको सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लॉजिक के कौन कौन से चरण होते हैं, यानी कि तर्क के चरणों को हम यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद हम लॉजिक के प्रकारों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि हम 2 प्रकार के लॉजिक को यहाँ पे देखेंगे। जिसमें कि पहला लॉजिक है वो है निगमनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग, और दूसरा है आगमनात्मक तर्क, यानी कि इंडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि संख्या या अंक श्रृंखला, ये नंबर सीरीज क्या होती है, किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से। यहां से भी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाते हैं। और उसके बाद हम लेटर सीरीज पे आएंगे कि लेटर सीरीज क्या होता है, किस तरह से लेटर सीरीज से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो लेटर सीरीज से जो आपको क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो निश्चित तौर पे आप पक्के कर लेंगे। और उसके बाद हम दिशा बोध के बारे में बात करेंगे। दिशा बोध से भी हर बार 1 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और अंत में हम वेन आरेख के संदर्भ में बात करेंगे। वेन आरेख से भी 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह से जो 5वीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इस यूनिट के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में, इन सभी टॉपिकों को एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा
जिससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है इसी तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है, आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, क्योंकि आपको यहाँ से 5 अंक मिलने वाले हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ में एक एक अंक कितना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने 5 अंक को एक तरह से निश्चित कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके इस 5वीं यूनिट के सभी टॉपिकों को समझते हैं बारी बारी से, जिसमें कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तर्क के कौन कौन से चरण होते हैं, यानी कि लॉजिक के चरणों को समझ लेते हैं। जो लॉजिक का सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान। हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, समस्याओं को चिन्हित करते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद हम अगले चरण में आते हैं। जो हमने समस्या का जो चयन किया है उसको हम परिभाषित करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है क्या है, किस तरह की है, उसको एक तरह से बड़ी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको परिभाषित करना होता है। और अगला स्टेप आता है वो है परिकल्पना का गठन। जब हम समस्या को परिभाषित कर लेते हैं उसके बाद हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, यानी कि परिकल्पना का गठन करते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप आता है आंकड़ों का संग्रहण। परिकल्पना के गठन के बाद आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आंकड़े हैं आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद हम आंकड़ों को एक सारणी के फॉर्मेट में उसको रखते हैं, उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करते हैं, यानी कि आंकड़ों का सारणीकरण और व्यवस्थीकरण किया जाता है। और अगला चरण है परिकल्पना का सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद। तो इस तरह से ये लॉजिक के चरण है। और अब हम इसके बाद लॉजिक के प्रकारों को समझ लेते हैं कि लॉजिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। लॉजिक के 2 प्रकार होते हैं, उन दोनों प्रकारों को यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे, बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें कि जो सबसे पहला जो लॉजिक का प्रकार होता है वो होता है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव लॉजिक, या इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जो ये निगमनात्मक तर्क विधि है, इस विधि को अरस्तु ने दिया है, यानी कि इस विधि को अरस्तु ने निजात किया है और इसे विश्लेषणात्मक तर्क विधि के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें वस्तुओं को उनके घटक भागों में तोड़कर व्यवहार किया जाता है उनके साथ, यानी कि इसमें निगमनात्मक तर्क विधि में इसमें वस्तुओं को उनके घटक भागों में तोड़कर कुछ समझा जाता है। और निगमनात्मक तर्क एक अनुमानात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें अनुमान लगाए जाते हैं। और निगमनात्मक तर्क में जो ये विधि है ये किस तरह से गति करता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर या सिद्धांत से उदाहरण की ओर ये गति करता है, जिसमें कि सबसे पहले सिद्धांत आता है, फिर परिकल्पना, फिर अवलोकन, फिर अंत में इसका निष्कर्ष आता है। तो इस तरह से ये निगमनात्मक तर्क विधि है, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग। तो इस तरह से ये हो जाता है निगमनात्मक तर्क विधि। जो दूसरी जो लॉजिक का जो प्रकार है वो है आज्ञानात्मक तर्क। आज्ञानात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग। इंडक्टिव लॉजिक ये किस तरह से इसे विवेचनात्मक तर्क भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विवेचनात्मक रूप से वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसे आज्ञानात्मक तर्क विधि को इसको विवेचनात्मक तर्क भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वस्तु के सामान्य गुण जैसा है कि विवेचना की जाती है, जैसा इसमें होता है उसकी वैसी ही विवेचना की जाती है,
जो इसके सामान्य गुण होते हैं उन सामान्य गुणों की विवेचना की जाती है आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक के तहत। और यह मानवीय टिप्पणी पर यह आधारित होता है। मानव की जो अपनी टिप्पणी होती है उन टिप्पणियों पे ये आगमनात्मक तर्क आधारित होता है, इसीलिए इसमें मिथ्या की भी आशंका होती है, क्योंकि जब ये मानव के ओपिनियन या टिप्पणी पे ये बेस्ड होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें मिथ्या की भी आशंका होती है। और इसीलिए इंडक्टिव रीजनिंग में ये हर समय ये जो इसके तहत तर्क दिए जाते हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक ये मानव की टिप्पणी पे आधारित होते हैं, इसीलिए ये 100% सटीक नहीं होते हैं। और ये आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग ये विशिष्ट से सामान्य की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर या उदाहरण से सिद्धांत की ओर ये गति करता है, जिसमें कि सबसे पहले अवलोकन आता है और उसके बाद पैटर्न, उसके बाद परिकल्पना, अंत में सिद्धांत। तो इस तरह से इस चरण में ये चलता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे लॉजिक के दो प्रकार है, जिसमें कि निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, इन दोनों प्रकारों को हमने एक एक करके समझा है। तो अब हम इसके बाद क्या समझ लेते हैं कि जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज किस तरह से यहाँ से नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। आपको करना क्या होता है इसके तहत, आपको इस क्वेश्चन के तहत जिस पैटर्न के तहत उस क्वेश्चन को पूछा जाता है उस पैटर्न को समझना होता है। और ये इतना आसान होता है जब आप एक बेहतर तरीके से लॉजिक लगाएंगे तो वास्तव में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ये नंबर सीरीज होती है। नंबर सीरीज के तहत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की सहायता से हम ये समझ लेंगे कि किस तरह से जो नंबर सीरीज होती है वो क्या होती है, किस तरह से नंबर सीरीज के तहत वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में होता क्या है, कुछ नंबर दिए जाते हैं और बीच में कुछ नंबर को निकाल दिया जाता है, या ये कहे कि बीच बीच के नंबर को छोड़ करके वो नंबर सीरीज इस तरह से दी जाती है जो पूरी इस नंबर सीरीज वो क्रमवार तरीके से नहीं होती है। और जिस पैटर्न से बीच बीच के नंबर गायब किए जाते हैं उसी पैटर्न को हमें समझना होता है, तब जाकर के हम पता लगा पाते हैं कि वास्तव में जो अगला नंबर है वो क्या होगा। जैसे कि किस तरह से होता है, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया है कि पहले है 5, 11 और 17, 23 और 29, और 29 के बाद यहाँ पे अगला नंबर यहाँ पे पता लगाना है। ये हुआ क्या? हालांकि मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिया है 35, लेकिन हम यहाँ पे इसको बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि आप ये जान पाए कि जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से हमें लॉजिक लगाना होता है, किस तरह से लॉजिक लगाए ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन बड़ी तेजी के साथ, बड़ी आसानी से, बड़ी सटीकता के साथ हम सॉल्व कर सके, ताकि हमारे नंबर सीरीज से जो दो क्वेश्चन है उन दो क्वेश्चनों को हम एकदम सही कर सके। जो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं ये नंबर अभाज्य संख्या है। ये 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है। अब हमें ये पता लगाना है कि किस तरह से जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो उनको हमने यहाँ पे लिखना है, जिसमें कि 5 से शुरू होता है 5 और अगला नंबर आता है 7
अगला नंबर आता है 9, 9 के बाद आता है 11। तो यानी कि जब यहां पे 5 है और अगला नंबर दिया हुआ है इस सीरीज में यहां पे 11, तो यानी कि यहां पे 2 अभाज्य संख्या मिसिंग है। एक हमें यह पता चल गया, यानी कि 2 अभाज्य संख्या यहां पे मिसिंग है। चलो हम आगे देख लेते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है, 11 के बाद दूसरा अभाज्य संख्या क्या आएगी? दूसरी आएगी 13 और 15, 15 के बाद आ जाएगी आपकी 17। तो यानी कि 17 नंबर भी यहां पे दिया हुआ है, ये वाला। और यानी कि यहां पर भी 2 अभाज्य संख्या मिसिंग है 11 से 17 के बीच। और अगली संख्या है 23 हमारे पास यहां पे दी हुई। तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? अगली अभाज्य संख्या आएगी 19, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 23, 23 नंबर हमारे पास दिया हुआ है। जब 17 और 23 दिया हुआ है तो यानी कि 19 और 21 2 अभाज्य संख्या यहां पे भी मिसिंग है। और 23 नंबर के बाद 25 अभाज्य संख्या है, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 संख्या हमारे पास यहां पे दी हुई है। तो यानी कि यहां पे भी 2 अभाज्य संख्या है, मिसिंग है। तो जब 2 अभाज्य संख्या मिसिंग है तो हम यहां से ये पता लगा पाते हैं कि 29 के बाद भी 2 अभाज्य संख्या मिसिंग होगी और जो अगली संख्या होगी वो यहां का उत्तर होगा। इस जो डैश डैश करके है यहां पे वो नंबर आएगा। तो यानी कि 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 31 और 31 के बाद क्या है 33 और 33 के बाद क्या है 35। तो यानी कि 2 अभाज्य संख्या मिसिंग रहेगी और यहां पे आ जाएगी 35। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आएगा 35। तो इस तरह के हमें लॉजिक लगाने होते हैं और इस तरह के जब लॉजिक लगाएंगे तो वास्तव में इस तरह के जो नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सटीक रहेंगे और यहां से हमारे नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन अगले नंबर सीरीज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगला क्वेश्चन है किस तरह से, यहां पे 2 नंबर है 5, 8, 11, 14, 17 और यहां पे डैश, यहां पे यानी कि इसको ज्ञात करना है और 23, 26। तो यहां पे हमें ये लॉजिक लगाना है कि किस तरह से जो ये नंबर सीरीज है इस नंबर सीरीज को किस तरह से कंप्लीट किया जाए, किस तर्क के तहत हम इस नंबर सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 और 5 है तो यानी कि 2 और 3 5, 5 और 5 और 3 8 यानी कि 3 प्लस है और 8 में 3 प्लस कर देंगे 11 और 11 में 3 प्लस कर देंगे 14 और 14 में 3 प्लस कर देंगे 17 और जब हम 17 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि यहां पे इसका आंसर 20 है। अगर हमें यहां पे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो जो आगे का जो नंबर दिया है इसको भी हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जब हम 20 में 3 प्लस करते तो 23 बनता है और 23 में हम 3 प्लस करते तो 26 बनता है। तो इस तरह से हमने इस तरह के लॉजिक लगाने होते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन भी सही हो सके। ये नंबर सीरीज इतनी आसान होती है, अगर आप बेहतर तरीके से लॉजिक लगाएंगे यहां पे तो वास्तव में ये क्वेश्चन सॉल्व बड़ी आसानी के साथ, बड़ी बेहतरी के साथ हो जाते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि नंबर सीरीज से किस किस तरह के घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें यहां पे अगले क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, उसके बाद हमने यहां पे ज्ञात करना है, और फिर 24 दिया हुआ है, और 17 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और 3 दिया हुआ है। तो यहां पे हमें ये समझना होगा कि जो ये नंबर सीरीज है ये किस तरह से कंप्लीट होगी, ये समझना होगा। अगर हम यहां से देखें फ्रंट से तो 45 है, 38 है, यानी कि पहले बड़ी संख्या है फिर निरंतर घटती जा रही है। अगर हम दूसरी ओर से देख लेते हैं जहां पे 3, 10, 17, 24 दिया हुआ है, तो यहां से छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर ये बढ़ रहा है। जो हमें आसान लगे, जो हमारा टाइम कम ले, उस तरह से उस लॉजिक के तहत हमें सॉल्व करना होगा। अगर हम यहां से देखें छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, यहां पे दिया हुआ है 3। अगर हम 3 में 7 प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है। अगर हम 10 में 7 प्लस करते तो 17 बन जाता है, और 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24, और 24 में जब हम 7 प्लस करते हैं तो 31 हो जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर 31 होगा। अगर हमें इसको और कंप्लीट करना है ताकि बड़ी सटीकता के साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सके, तो हम यहां पे 31 में 7 को प्लस कर देंगे तो 38 हो जाता है, और 38 में 7 को जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 31 हो जाता है। और अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो नंबर सीरीज है वो दी हुई है 2, 6, 18, 54, और यहां पे अगला हमें ज्ञात करना है, और 420, 1458। तो यहां पे इस नंबर सीरीज को भी हमें कंप्लीट करना है लॉजिक के साथ। वो किस तरह से हो पाएगा उसको समझना होगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसको समझे कि 2 के बाद है 6, यानी कि 2 तिया 6, यहां पे गुणा आ गया आपका 3, और अगर हम यहां पे 6 का गुणा 3 से करते हैं तो हो जाता है 6 तिया 18, और 18 का 3 54, और 54 गुणा 3 तो 162। तो यहां पे इसका आंसर 162 हो जाएगा। और अगर हम 162 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 486 इसका आंसर आएगा, और अगर हम 486 गुणा 3 करेंगे तो 1458 आएगा। तो इस तरह से यहां पे चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 162 आएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवें क्वेश्चन में किस तरह से जो नंबर सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज में 3 है, 12 है, 48 है, और यहाँ पे हमने ज्ञात करना है, और 768 और 3072। तो इस तरह से इस नंबर सीरीज को भी एक लॉजिक के साथ हमें कंप्लीट करना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरह से 3 के बाद 12 है, 3 के बाद 12 है, यानी कि 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाता है, 3 गुणा 12, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, और अगर हम 12 गुणा 4 कर दे 12 चौक 48, और 48 गुणा 4 192 हो जाता है। और जब हम 192 गुणा 4 कर लेते हैं तो 768 हो जाता है, और 768 गुणा 4 3072 हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये लॉजिक लगाने होते हैं। तो इन लॉजिकों के साथ इन नंबर सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं, हम जो आंसर पूछा जाता है उस आंसर को हम दे पाते हैं। तो इस तरह से नंबर सीरीज से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये इतने आसान होते हैं। कुछ बीच की संख्याओं को गायब किया जाता है और जितनी संख्याएं गायब होती है और किस तर्क के तहत हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से हमें लॉजिक लगाने होते हैं और हमें आंसर देना होता है। और इतने आसान होते हैं, आप 4-5 क्वेश्चन के तहत भी समझ गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको वो एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नंबर सीरीज से किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए इस नंबर सीरीज से जो 2 क्वेश्चन आते हैं, उन 2 क्वेश्चनों को आप एक तरह से सटीकता के साथ आप उसके आंसर दे पाएंगे और आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप नंबर सीरीज को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद लेटर सीरीज को समझ लेते हैं। लेटर सीरीज से भी हर बार 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर भी आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। लेटर सीरीज में जब भी किससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने इजी होते हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसको हम समझेंगे कि किस तरह से हमें लेटर सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना होता है। यहां से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और ये इतने आसान होते हैं। आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद लेटर सीरीज से संबंधित जो 2 क्वेश्चन होंगे, उन 2 क्वेश्चनों को आप भली भांति समझ पाएंगे। जो लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में होता क्या है? लेटर सीरीज में कुछ लेटर दिए हुए होते हैं, आपको उन लेटरों के अकॉर्डिंग जिस तरह से नंबर सीरीज में होता है, सेम कुछ कुछ इसी तरह से लेटर सीरीज में भी होता है, आप ये समझ लीजिएगा। और आपको मिसिंग संख्या को ज्ञात करना होता है। यहां पे भी बस आपको एक तरह से लॉजिक लगाना होता है, नंबर सीरीज की तरह भी लेटर सीरीज में भी। जब भी आप पेपर देने जाए और इस तरह के क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप लेटर सीरीज को क्रमवार तरीके से लिख लीजिएगा, जिसमें कि 26 लेटर होते हैं। 26 के 26 लेटर आप एक सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा और साथ ही नंबर भी डाल दीजिएगा कि किस नंबर में कौन सा लेटर है। तो यहां से ऐसा करने से क्या होगा, आपको सहूलियत हो जाएगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लेटर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? लेटर सीरीज में जैसे कि जो हमने यहां पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, ए है, सी है, ई है, जी है और यहां पे हमें ज्ञात करना है और अंत में के है। यहां पे किस तरह से हमें लेटर सीरीज के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि मैंने यहां पे आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर है आई, लेकिन हम एक लॉजिक के तहत किस तरह के लेटर सीरीज में लॉजिक लगाए जाते हैं उसको समझ लेते हैं। जो ए लेटर है वो कहां होता है? नंबर 1 में है और ए के बाद बी है और बी के बाद सी है। तो यानी कि यहां पे सी नंबर दिया हुआ है, यानी कि एक बी यहां पे मिसिंग है बीच में, और सी के बाद डायरेक्ट यहां पे ई दिया हुआ है, यानी कि सी के बाद ई दिया हुआ है, तो बीच में जो डी नंबर है वो कहीं ना कहीं इस नंबर सीरीज में गायब है। और ई के बाद जी दिया हुआ है, ई के बाद जी दिया हुआ है, तो यानी कि एफ यहां पे मिसिंग है, यानी कि एफ मिसिंग है। तो इस तरह से यहां पे भी बीच से एक नंबर को गायब किया गया है। और ई के बाद जी है, ई के बाद जी है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह मालूम हो पाता है कि किस तरह से जब ई के बाद जी है तो जो एफ नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके बीच से गायब है, यानी कि ए के बाद सीधा सी है तो बी नंबर गायब है, यहां से बी जो लेटर है, और सी के बाद डायरेक्ट क्या है? ई है,
तो यानी कि डी वाला जो लेटर है वो गायब है, और ई के बाद डायरेक्ट क्या है, जी है। ई के बाद जब जी है तो कहीं ना कहीं एफ वाला लेटर है वो गायब है, और यही हमने यहां पे लॉजिक लगाना है। जब एक एक लेटर यहां पे बी से गायब किया गया है तो हमें आगे भी इसी तरह से लॉजिक लगा करके जो एक मिसिंग संख्या हमें ज्ञात करना है उसको हम उसी लॉजिक के तहत ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जी के बाद एक लेटर यहां पे गायब होगा, यानी कि एच गायब हो जाएगा और आई आएगा, तो यानी कि आई यहां पे इसका राइट आंसर होगा। और जब हम आई के बाद देखें कि आई के बाद एक लेटर गायब हो जाएगा तो जो अगला लेटर है वो के है। तो इस तरह से ये जो लेटर सीरीज है ये कंप्लीट हो जाती है। तो यानी कि जो इस फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक है, इसमें इस तरह का लॉजिक लगेगा कि बीच बीच से एक एक लेटर को गायब किया गया है और इसी तर्क को हम फॉलो करते हुए इस लेटर सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस तरह का, इसमें यहां पे बी दिया हुआ है और बी के बाद ई दिया हुआ है, ई के बाद एच, एच के बाद के के बाद एन, और अंत में हमने जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी कि लेटर ज्ञात करना है अंत में। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन के तहत ये लॉजिक लगाना होगा कि किस तरह से ये जो लेटर सीरीज है ये किस तरह से कंप्लीट होगी, किस सीक्वेंस में, किस तर्क के तहत ये कंप्लीट हो सकती है। जिसमें कि यहां पे बी तो है आपका दिया हुआ है, जब बी दिया हुआ है बी के बाद क्या है, बी के बाद ई है, बी और ई के बीच कौन कौन से लेटर है, बी से ई के बीच सी आता है, सी के बाद आपका डी आता है। तो इस तरह से यहां पे दो लेटर यहां पे बी और ई के बीच मिसिंग है, और ई के बाद क्या है, डायरेक्ट ई के बाद है आपका एच। ई और एच के बीच क्या क्या मिसिंग है, एफ मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो यानी कि दो लेटर यहां पे मिसिंग है। और एच के बाद क्या है, के है। एच और के बीच कौन कौन से लेटर आते हैं, एच और के बीच, एच और के बीच आई आता है और जे आता है, यानी कि दो लेटर यहां पे भी मिसिंग है। और के बाद डायरेक्ट एन दिया हुआ है, यानी कि के और एन के बीच हमें यह मालूम करना है कि कितने लेटर मिसिंग है। के बाद आता है एल, एल के बाद एम, तो यानी कि यहां पे भी दो लेटर मिसिंग है। तो यहां पे जो हमने लॉजिक लगाया है वो इस तरह से लगाया है कि हर एक लेटर के बीच किस तरह से दो दो लेटर को यहां पे मिसिंग किया गया है, और इसी तर्क को फॉलो करते हुए एन के बाद दो लेटर को मिस करते हुए, यानी कि ओ और पी, इन दो लेटर को मिस करते हुए तीसरा लेटर है वो है क्यू, तो यहां पे राइट आंसर क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरे क्वेश्चन में हम ये पाते हैं कि दो दो लेटर के अंतराल पर इस सीरीज को कंप्लीट किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में किस तरह से ए दिया है, सी दिया है, एफ दिया है, जे दिया है, और उसके बाद हमने ज्ञात करने हैं अगला लेटर, और अंत में यू दिया है। तो यहां से हमें इस लेटर सीरीज को एक बेहतर तर्क के तहत, बेहतर लॉजिक के तहत इसे कंप्लीट करना होगा। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे ए दिया हुआ है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, यानी कि सी भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। यहां पे क्या है, एक लेटर
आपका मिसिंग है। और सी के बाद क्या दिया हुआ है, सी के बाद डायरेक्ट दिया हुआ है आपका एफ। अब हमें सी और एफ के बीच हमें लेटर का पता करना है कि कितने लेटर आते हैं यहां पे इसके बीच। सी के बाद आता है डी, और डी के बाद आता है ई, और ई के बाद एफ तो दिया हुआ ही है, तो यानी कि यहां पे 2 लेटर मिसिंग है। और एफ के बाद दिया हुआ है डायरेक्ट हमारे पास क्या, जे दिया हुआ है। तो एफ और जे के बीच कौन कौन से लेटर आते हैं, एफ और जे के बीच आता है आपका एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, और जे आपका दिया हुआ है, यानी कि यहां पे 3 लेटर आपके मिसिंग है। जब यहां पे किस तरह से पहले जो 2 लेटर है उसके बीच 1 लेटर मिसिंग है, और उसके बाद जो अगले जो लेटर है उनके बीच 2 लेटर मिसिंग है, और उसके बाद 3 लेटर मिसिंग है। तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं इतना सॉल्व करने के बाद कि एक एक लेटर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक एक लेटर मिस होता चला जाएगा। तो यानी कि जे के बाद हम ये इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम ये मान लेते हैं कि जे के बाद 4 लेटर आपके मिसिंग हो गए, और अगला लेटर आपका यू होगा, ये भी जान लेते हैं। जे के बाद 4 लेटर को मिस करते हैं, जिसमें कि जे के बाद के आता है, और के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद आपका एन आता है, यानी कि एन। तो जब हम के एल एम एन ये लेटर हम मिस कर देंगे, ये 4 लेटर, तो अगला लेटर होगा आपका ओ। ओ यानी कि इसका राइट आंसर आपका ओ हो जाएगा। और इसको इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए जब यहां पे हमने 4 लेटर को मिस किया, तो हम ओ के बाद हम 5 लेटर को मिस कर देंगे, ताकि हमारे पास जो यू है यू लेटर प्राप्त हो जाए, जिसमें कि ओ के बाद आपका पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद आपका टी आता है, यानी कि पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 लेटर हमने जब हम गायब कर लेते हैं तो अंत में हमारे पास जो यू है यू आ जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम क्या पाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले लेटर पर, एक एक लेटर गायब होता चला जाएगा, और इस लॉजिक के साथ हम इस लेटर सीरीज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह से ये लेटर सीरीज से संबंधित इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम कुछ लेटर सीरीज के और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको हमने मिलाना होता है, यानी कि यहाँ पे हमें लॉजिक लगाने होते हैं, और आंसर के तहत हमें उसके सामने तीर के निशान के द्वारा उसे मिलाना होता है कि कौन से लेटर नंबर का किस तरह से कौन सा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि जो लेटर नंबर है, लेटर नंबर से किस तरह से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो लेटर सीरीज होती है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके 2 क्वेश्चन यहां से एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे इस लेटर सीरीज में जो ये लेटर दिए हुए हैं, इसके तहत किस तरह से किस लेटर सीरीज का कौन कौन सा आंसर होगा, इसको जान लेते हैं। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो यानी कि
जो बी है, बी आपका कहाँ है, वो आपका दूसरे नंबर पे है, यानी कि दूसरे नंबर पे है। और जो आपका ओ है, वो आपका कहाँ पे है, इसको हम समझते हैं, वो है आपका 15 नंबर पे, यानी कि 15 नंबर। और जो एल है, एल आपका कहाँ है, आप यहां देख लीजिए, एल आपका कहाँ है, वो है 12 पे, तो 12 पे है। और जो टी है, टी आपका कहाँ पे है, वो है आपका 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे है। ये मैंने किस तरह से यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये लगाया है, ये लॉजिक मैंने जो यहाँ पे इसके सामने जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग लगाया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल फॉर्मेट में कुछ नंबर दिए हुए हैं। यहां से मैं आइडिया लगाता हूं कि जो आगे जो लेटर दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कौन से नंबर पे कौन सा लेटर होता है उसका कहीं योग तो नहीं पूछ रहा है। ये मैंने एक तरह से आइडिया लगाया है। हो सकता है मेरा लॉजिक गलत भी हो सके, लेकिन लॉजिक लगाना होता है पहले, उसके बाद हम उस लॉजिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो लॉजिक अन्य सीरीज में भी वो अप्लाई हो पाता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर लॉजिक होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं, जिसमें कि जो बी है, बी आपका 2 नंबर पे है, और जो ओ है वो 15 नंबर पे है, और जो एल है वो 12 नंबर पे है, वो टी है वो 20 नंबर पे है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये लेटर सीरीज है उसको क्रमवार में लिखना बेहद जरूरी है। जब हम इसको क्रमवार में लिखेंगे और नंबर के साथ लिखेंगे कि कौन से नंबर में कौन सा लेटर है, तब जाकर के हम बेहतर तरीके से ऐसे क्वेश्चन समझ पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन के राइट आंसर दे पाएंगे। अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 + 15 + 12 + 20, तो इसका टोटल योग कितना हो जाता है, इसका टोटल योग हो जाता है 49। यानी कि इस लेटर सीरीज का जो आंसर है, इस लेटर सीरीज का आंसर हो जाएगा आपका 49। ये हो जाएगा आपका 49। और जो अगला जो लेटर सीरीज है वो है RING। आर आपका कौन से नंबर पे है, इसको देख लेते हैं। आर है आपका 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आपका आर। और आई आपका कौन से नंबर पे है, आई है आपका 9 नंबर पे। 18 + 9 + एन आपका कौन से नंबर पे है, एन आपका यहां पे 14 नंबर पे है, यानी कि +14 हो जाएगा। और जो जी है, जी आपका कौन से नंबर पे है, जी आपका 7वें नंबर पे है यहां पे, यानी कि +7 हो जाएगा। तो इसको प्लस करने में हमारे पास क्या प्राप्त आए होगा, इसको प्लस करने में ये 48 हो जाएगा, यानी कि इस लेटर सीरीज का जो आंसर है वो 48 होगा। और अगला लेटर सीरीज है हमारे पास SOLD, यानी कि एस जो लेटर है वो कौन से नंबर पे है, वो है 19 नंबर पे, यानी कि 19 प्लस। और ओ लेटर कौन से नंबर पे है, ओ लेटर है 15 नंबर पे, 15 नंबर पे ओ लेटर है। और एल लेटर कौन से नंबर पे है, एल आपका 12 नंबर पे है, +12 हो जाएगा। और डी आपका कौन से नंबर पे है, आपका 4 नंबर पे है, यानी कि +4 हो जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो
क्या होगा इसका टोटल? इसका टोटल हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यानी कि इस लेटर सीरीज का आंसर 50 है। और जो अगला जो लेटर सीरीज है उसमें एफ है, आर है, ओ है, एम है। जो एफ है, एफ आपका 6 नंबर पे है, तो यानी कि 6 प्लस आर आपका कौन से नंबर पे है? ये आपका 18 नंबर पे है। 18 प्लस ओ आपका 15 नंबर पे है, प्लस एम, एम आपका कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे है। जब हम इसको प्लस करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 52 हो जाएगा इसका टोटल। तो इस लेटर सीरीज का आंसर आपका 52 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये इतने आसान होते हैं, बस आपको जो ABCD है उसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। और सीक्वेंस वाइज जब आप याद करेंगे, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको इस जो लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज को आपको पेपर में लिख देना है और साथ ही साथ नंबर भी देने हैं, ताकि आप सटीकता के साथ आप राइट आंसर दे सके। ऐसा ना हो आप हड़बड़ी में इतने इजी क्वेश्चन को आप गलत कर दें। तो आप केयरफुली के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ताकि आपके जो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सटीक हो सके। तो इस तरह से ये लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लेटर सीरीज को भली भांति समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप ये निश्चिंत हो गए होंगे कि लेटर सीरीज से जो 2 क्वेश्चन है वो मेरे कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब हम इसके बाद दिशा बोध के बारे में समझ लेते हैं कि दिशा बोध किस तरह से क्या होता है, किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दिशा बोध है, दिशा बोध यानी कि ये दिशा के संदर्भ में बात करता है। किस तरह से जो 4 दिशाएं होती है, जिसमें कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं के इर्द गिर्द यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एक क्वेश्चन यहां से एकदम पक्का हो जाएगा। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा? जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें जो दिशा का जो सिंबल होता है उस सिंबल को बना देना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पे उत्तर होता है, दक्षिण होता है, और यहाँ पे पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो दिशाएं होती है उसको हमें पेपर में एक तरह से इन लकीरों के माध्यम से, यानी कि जो दिशा के संदर्भ में जो होती है सिंबल के तौर पे, उनको उसमें हमें प्रदर्शित करना होगा, ताकि हम यहाँ से जो दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम बड़ी सटीकता के साथ उसके आंसर दे सके। क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, इस तरह से घुमाए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो सके। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का मकसद ही ये हो जाता है जो एग्जाम देने वाला जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पेपर में दिशाओं को एक तरह से लिख लेना चाहिए, ताकि हम गलत आंसर ना दे सके। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा, जो दक्षिण और पूर्व दिशा है वो उत्तर बन जाए, और जो उत्तर पूर्व दिशा है वो पश्चिम बन जाए, तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। यानी कि जो दक्षिण पूर्व दिशा है और वो उत्तर बन जाए, और जो उत्तर पूर्व दिशा होती है और वो पश्चिम बन जाए, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी?
तो स्वाभाविक है ये इतना आसान आंसर है इसका, वो बन जाएगी दक्षिण पूर्व। तो ये तो इतना आसान है, ये तो कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। लेकिन जो इसी में दिशा बोध में अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमावदार, उस क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है, उसको बड़ी बारीकी के साथ समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से घुमाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। वो कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें इस तरह से सटीकता के साथ आंसर देने हैं ताकि हमारे यहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एकदम राइट हो सके। जिसमें कि अगला क्वेश्चन है प्रकाश। प्रकाश यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है। प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वो बाईं यानी कि लेफ्ट तरफ मुड़ गया, और 20 मीटर चलने के बाद फिर वो बाईं यानी कि लेफ्ट और मुड़ गया, और 30 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर यानी कि राइट और मुड़ गया। वह अब किस दिशा का सामना कर रहा है? यानी कि इसमें यहां पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बड़ी ध्यान पूर्वक धीमी धीमी एक ठंडे दिमाग से यहां पे पढ़ना होगा, समझना होगा कि यहां पे क्या पूछा गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी धीमी धीमी हमें आसान आसान शब्दों में किस तरह से हम समझ सके उस तरह से क्वेश्चन को समझना होगा। बड़ी धीरे धीरे से और रुक रुक करके हमें क्वेश्चन को समझना होगा। वास्तव में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस तरह से पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। जिसमें कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। 30 मीटर पश्चिम की ओर, यह हमें सबसे पहले ये पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है कि पश्चिम किस ओर होगा। पश्चिम यानी कि सबसे पहले हमें जो हम पेपर में दिशा को हम एक तरह से उसको संकेतात्मक संदर्भ में हम लिखेंगे, जिसमें कि ये आपका हो जाता है पूरब, और ये आपका हो जाता है पश्चिम, और ये आपका होता है दक्षिण, और ये आपका होता है उत्तर। तो जब हम एक पेपर में दिशाओं को इस संदर्भ में लिख देंगे तो हम बड़ी आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि पश्चिम दिशा किस ओर होगी। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। 30 मीटर पश्चिम की ओर चला यानी कि वो व्यक्ति 30 मीटर पश्चिम की ओर चला गया, यानी कि 30 मीटर चला गया, और फिर वो लेफ्ट और मुड़ गया। लेफ्ट और मुड़ गया यानी कि वो इस ओर मुड़ गया। वो लेफ्ट और मुड़ गया और 20 मीटर चला। 20 मीटर चला, चलेगा जी कितना? 20 मीटर। और 20 मीटर जब चला और उसके बाद फिर वो लेफ्ट और मुड़ा। जब वो लेफ्ट और मुड़ेगा तो यानी कि इस ओर मुड़ेगा, और वो लेफ्ट और मुड़ा। लेफ्ट और मुड़ने के बाद वो कितना चला? यहां पे वो 30 मीटर चला, और 30 मीटर जब ये चला तो 30 मीटर चलने के बाद किस तरह से वह राइट और मुड़ जाता है। राइट और मुड़ेगा यानी कि इसका राइट किधर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका इधर, इस ओर हो जाएगा। राइट और मुड़ गया। तो यहां पे ये पूछा गया कि जब वो राइट और मुड़ गया अब वह किस दिशा का सामना करेगा, यानी कि उसके सामने कौन सी दिशा होगी। सामने इसकी दिशा कौन सी होगी? स्वाभाविक है, हमने यहां पे ये दक्षिण दी है, और ये उत्तर है, और ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो इसके मुंह के सामने क्या है? दक्षिण है।
तो यानी कि इसका आंसर है दक्षिण दिशा। कितना आसान है क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पेपर में दिशा को लिख लेते हैं कि किस और कौन सी दिशा होगी, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान पूर्वक सबसे पहले ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि किस और कौन सी दिशा है, तब जाकर के हम इस तरह के क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर हर बार पूछा जाता है और आपका यहां से 1 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। और जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इस तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी, तो कभी भी आप जो दिशा बोध से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दिशा बोध क्या होता है, किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद वेन आरेख के संदर्भ में समझ लेते हैं कि वेन आरेख में किस तरह से क्या होता है, किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वेन आरेख है, वेन आरेख में किस तरह से कुछ आकृतियों के संदर्भ में यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस आकृतियों के संदर्भ में हमें लॉजिक लगाने होते हैं और उस लॉजिक के तहत हमें आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के। और यहां से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है आपका वेन आरेख भी। तो इसको भी आप बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा। जिसमें कि वेन आरेख है, वेन आरेख में अलग अलग कुछ आकृतियां दी जाती है और कई आकृतियां आपस में मिला दी जाती है और उन आकृतियों के संदर्भ में हमें लॉजिक लगाने होते हैं और उन लॉजिकों के साथ हमें कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। जिसमें कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहां पे एक आकृति ये है, एक आकृति ये है जिसमें ए है और बी है। ए और बी किस तरह से वो सब कुछ हिस्सा आपस में मिला हुआ है, आपस में मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अलग अलग संदर्भ में अलग अलग निकाला जा सकता है। यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी कि जो ए वाला सर्कल है, ए वाला सर्कल जितना भाग बी ने ढका है, तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए का भाग बी का भाग भी है। और इसी तरह से जो बी का सर्कल है, बी का सर्कल किस तरह से ए के सर्कल ने घेरा है, तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कुछ बी ए है, यानी कि कुछ बी का भाग ए बी है। तो इस तरह का यहां पे लॉजिक लगाया जाता है। और अगला जो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से कि किस तरह से यहां पे एक बड़ा सर्कल दिया होगा और उस सर्कल के बीच में एक छोटा सर्कल दिया होगा। तो हमें यहां पे ये लॉजिक लगाना होता है कि वास्तव में इसका मतलब है क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना होता है कि जैसे कि यहां पे दिया है सभी ए बी है, सभी ए बी है, यानी कि ये क्या बताता है, सभी ए बी है क्योंकि बी के अंदर ए का सर्कल है, यानी कि जो ए है ए बी का हिस्सा है। और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, यानी कि जो बी है बी का हिस्सा ही जब ए है तो कहीं ना कहीं कुछ बी ए है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपको कि सभी ए बी है, तो बी क्या है, यह हमें आंसर देना होगा कि कुछ बी ए है। तो इस तरह के हमें लॉजिक देने होंगे है, क्योंकि
इन आकृतियों के संदर्भ में जब हम लॉजिक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर निकल ही जाता है। हम इसको ना देखते एक एक टाइम के लिए हम इस आकृति को देख लेते हैं। ये आकृति क्या कहती है? ये आकृति ये कहती है कि जो बी का सर्कल है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपका ए का सर्कल है। तो यानी कि जो बी है, बी आपका बड़ा है, और बड़ा है इस रूप में कि जो ए है, ए उसका एक अहम हिस्सा है। ये बताता है जब वो ए बी का अहम हिस्सा है तो कहीं ना कहीं जो बी है, बी का कुछ हिस्सा ए है। ये लॉजिक लगता है यहां पे। और अगले आकृतियों के संदर्भ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगले आकृतियों के संदर्भ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो सर्कल दिए होंगे अलग अलग, ये सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है। जब ये दोनों सर्कल अलग अलग है तो ये क्या बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है ही नहीं है। यानी कि इस पहले सर्कल में क्या है? बकरी है, दूसरे सर्कल में क्या है? गाय है। यानी कि ये क्या बताता है? ये बताता है कि बकरी गाय नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। जब दोनों चीजों में, दोनों आकृतियों में आपस में कोई संबंध नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल एकदम भिन्न भिन्न होता है। जब एक दूसरे में संबंध होगा तो कहीं ना कहीं आपस में वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष तौर पे वो काटेगी, वो आकृतियां, यानी कि एक दूसरे से वो मिली हुई आकृतियां होगी जब उन दोनों में संबंध होगा। जब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होगी, उसमें कोई आपस में कोई उसका टच नहीं होगा उन आकृतियों में, तो कहीं ना कहीं वो चीज ये बताएगी कि इन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये आकृतियां ये बताती है। और अगली आकृति क्या है? अगली आकृति ए है और बी है, और ये दोनों ही भी किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ए बी नहीं है और बी ए नहीं है, यानी कि ना तो ए बी है ना बी ए है, इनमें कोई संबंध नहीं है। इस तरह से ये लॉजिक लगाए जाते हैं इन आकृतियों के संदर्भ में कि इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। और जब संबंध होते हैं तो किस तरह से वो आकृतियां होती है? वो आकृतियां इस तरह की होती है, आपस में वो प्रत्यक्ष तौर पे वो मिली हुई आकृतियां होती है। जैसे कि यहाँ पे दूध है और दही है, ये दोनों आकृतियां आपस में ये मिली हुई है। तो ये क्या बताती है? किस तरह से लॉजिक के तहत इसको समझा जा सकता है? इसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ दूध दही है, यानी कि कुछ दूध दही है, यानी कि जो दूध वाला सर्कल है वो कहीं ना कहीं दही वाले सर्कल ने उसको ढक के रखा हुआ है, और इतना दूध वो दही है जितना इसने ढक रखा है। तो इस तरह से इस लॉजिक के तहत इनको सॉल्व किया जा सकता है, जिनमें आपस में संबंध है, जिनमें आपस में संबंध नहीं है। तो किस तरह से इनको हम आरेख के माध्यम से बड़ी बेहतरी के साथ लॉजिक लगा करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेन आरेख से संबंधित इस तरह से आकृतियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इतने टिपिकल नहीं होते हैं। इसको हम बेहतर तर्क के माध्यम से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वेन आरेख को बड़ी बेहतरी के साथ समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे अभी भी तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा,
ताकि आप इसका इस तरह से एक्सरसाइज कर सके और इसको बेहतर तरीके से और डिटेल में आप समझ पाएंगे। और जितने अधिक आप क्वेश्चन से संबंधित करेंगे उतने ही आप डिटेल में बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप सही कर सकेंगे। तो इस तरह से ये वेन आरेख है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या देखा, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 5 के संपूर्ण सिलेबस को इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। और ये 5वीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे ये बेस्ड 5वीं यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमने 5वीं यूनिट के संपूर्ण सिलेबस का टॉपिक वाइज एक एक करके बड़ी बेहतरी के साथ बड़ी ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। और यहाँ से हर बार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आप इस नतीजे पर आ चुके होंगे कि यहाँ से 5वीं यूनिट से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 5 क्वेश्चनों को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। हमारे 5 नंबर यहाँ से एकदम पक्के हो गए होंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंतर्गत बड़ी डिटेल में बड़े आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया है। और इसके तहत हमने कंप्लीट 5वीं यूनिट का विश्लेषण बारी बारी से डिटेल में सरल शब्दों में हमने किया है, जिसमें कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज और दिशाबोध और वेन आरेख। ये इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में एक एक नंबर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए 5वीं यूनिट में जो 5 नंबर है वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।